उस्मान यूनुस ग्लोबल उर्दू टीवी हॉलैंड के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर एम्स्टरडेम से आप लोगों के सामने आप लोगों की खिदमत में हाजिर। हमेशा की तरह जिस तरीके से अब अल्लाह के नाम से प्रोग्राम के शुरू करने से लेकर और उसके बाद प्रोग्राम के तारुफ करवाने तक मैं आपको हमेशा से उससे पहले ये बात बताता हूँ कि हमेशा की तरह हमारी चैनल की खसूसन ये कोशिश होती है कि जो भी प्रोग्राम आपके लिए परदेश में बैठकर लाया जाए वो इस तरीके का कोई ख़ास प्रोग्राम हो और उसके अंदर ऐसा एक मुनफरिद किस्म का मेहमान हम आप लोगों के सामने लेके आएँ कि जो बैरून मुल्क में रहकर जिसने अपनी सकाफ़त को साथ जोड़े रखा और अपनी सकाफ़त के साथ, अपनी ज़बान के साथ एक ताल्लुक बनाते हुए आगे बढ़ता गया और दुनिया के अंदर और दुनिया के तरक्की याफ़्ता मुल्कों के अंदर अपना एक मुनफरिद नाम बनाया। इसी तरीके के आज के हमारे एक मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एक ऐसे मुनफरिद मेहमान जो पाकिस्तान से बैरून मुल्क यूरोप की सरज़मीन पर आकर आबाद हुए और स्कॉटलैंड के शहर डंडी में आकर उन्होंने अपना एक बसेरा डाला, वहाँ से अपनी एक मेहनत का आगाज़ नए सिरे से शुरू किया और अपनी ज़बान को, अपनी सकाफ़त को अपनी चीज़ों को, तमाम चीज़ों को साथ लेकर चलते रहे और अपनी एक ऐसी मेहनत शुरू की अपनी चीज़ों के साथ जुड़े रहने के बावजूद उन्होंने एक बैरूनी दुनिया के अंदर अपनी चीज़ों को मुतारिफ करवाया, अपनी सकाफ़त को और अपनी कम्युनिटी को मुतहर्रिक करने के सिलसिले में बहुत सारे ग्रां कदर खिदमात उन्होंने सरअंजाम दी और बैरूनी दुनिया के अंदर अपनी कम्युनिटी के अंदर दूसरी कम्युनिटीज़ के अंदर एक अपना एक मुनफरिद नाम बनाया। हमारे जो आज प्रोग्राम के अंदर जी जो शख्सियत हैं वो एक नौजवान हैं डेफ़िनेटली उनका ताल्लुक जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्कॉटलैंड में डंडी में रहते हैं और जो बैक वक़्त मज़हबी स्कॉलर हैं, सोशल वर्कर हैं, सियासी कारकुन हैं और एक कामयाब बिज़नेसमैन हैं। अच्छा हमारे मुल्क की मिट्टी की, हमारे मुल्क के लोगों की ना जी एक बड़ी ख़ुसूसियत है, बड़ी खूबसूरती है कि हम पाकिस्तान से बाहर जहाँ पे भी जाते हैं हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने कल्चर को, अपनी ज़बान को अपने साथ जोड़े रखें और उस साथ जुड़े रहने के साथ हम अपनी तरक्की की मनाज़िल तय करते रहें क्योंकि अपनी चीज़ों के साथ, अपनी सकाफ़त के साथ, अपनी ज़बान के साथ जुड़े रहने में ही आप अपनी दुनिया की मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ में अपनी एक पहचान, अपनी एक शनाख्त बना सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके का हमारे आज के इस मेहमान ने किया, जहाँ पे ये कामयाब बिज़नेसमैन, सोशल वर्कर और एक पॉलिटिकल वर्कर भी हैं। वहाँ पे ये एक बहुत अच्छे सहाफ़ी भी हैं और पेशावर सहाफ़ी हैं। पाकिस्तान के बहुत बड़े न्यूज़ चैनल 92 न्यूज़ यूरोप से इनका ताल्लुक है और बहुत सारी रिपोर्टिंग इनकी हम ऑनलाइन भी देख चुके हैं और 92 न्यूज़ के ऊपर भी हम इनको अक्सर ख़ुसूसी रिपोर्टिंग करते हुए देखते रहते हैं। अच्छा स्कॉटलैंड के अंदर रहते हुए अपनी कम्युनिटी को मुतहर्रिक करने के सिलसिले में इन्होंने अपना एक बड़ा भरपूर किरदार अदा किया और किरदार अदा कर रहे हैं। और ख़ास बात इनकी ये है कि जिस तरीके से कश्मीर के ऊपर मुज़ालिम हो रहे हैं, रोहिंग्या के मुसलमानों के ऊपर, फ़लस्तीन के लोगों के ऊपर और शामी हमारे बहन-भाइयों के ऊपर जिस तरीके के मुज़ालिम हो रहे हैं, उनकी आवाज़ उठाने के सिलसिले में और कम्युनिटी को दुनिया की मुख्तलिफ़ तरह की अमन-पसंद कम्युनिटीज़ को मुतहर्रिक करने के सिलसिले में और पुरअमन एहतजाज ऑर्गेनाइज़ करने के सिलसिले में हमारे आज के इस मेहमान का, हमारे आज के इस नौजवान का बड़ा भरपूर किरदार इन्होंने अपना अदा किया है। और एक और ख़ास बात, बड़ी ख़ुसूसी बात कि जिस पे हमें फ़ख्र होता है कि हमारे लोग वो जो पाकिस्तान से बाहर गए और लोगों की खिदमत कर रहे हैं, उनके अंदर एक ख़ास बात इनकी ये है कि ये डंडी की सिटी काउंसिल के पहले एशियन हैं, जिन्होंने मज़दूरों के हक़ की आवाज़ उठाई और उसको ये बहुत काउंसिल तक और इक़्तिदार के ऐवानों तक लेके गए। आपके सामने जी मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ अपने मेहमान को, उनके सामने अभी आपके सामने लेकर आते हैं जी अपने इस मेहमान को। और एक और ख़ास बात कि डंडी की हमारी मसाजिद को आबाद करने के सिलसिले में ये नौजवान हमेशा से नौजवानों को मुतहर्रिक करते रहे हैं, दीन हक़ की तबलीग में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। जी, हमारे साथ आज मौजूद हैं स्कॉटलैंड डंडी से जनाब कैसर हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर अगर कुछ गलती कोताही थोड़ी-सी रह गई हो आपके इंट्रोडक्शन में तो हम अपने सवालात में कवर कर लेंगे। आपको वेलकम कहते हैं जी ग्लोबल उर्दू टीवी हॉलैंड में। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अ, माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया। हम बहुत अरसे से सोच रहे थे कि कौन-कौन से ऐसे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी, मैं परदेसी तो नहीं कहता अपने आप को भी और यहाँ रहने वालों को भी, मैं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी का लफ्ज़ अक्सर इस्तेमाल करता हूँ कि हम वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं और अपने लोगों की खिदमत यहाँ रह के अपने मुल्क में भी कर रहे हैं और यहाँ पे भी हम अमन पसंदी का पैगाम देते हैं और अपने लोगों को मुतहर्रिक रखा हुआ है। तो उसी तरीके के हमारी लिस्ट के अंदर और प्रायोरिटी के ऊपर आप और आप जैसे कई दोस्त अभी और भी हैं कि जिनको हमने अपने प्रोग्राम में लोगों के सामने लेके आना है, आपसे हमने बातें सुननी है। तो कैसे साहब, इंट्रोडक्शन के बाद हम थोड़ा सा सिलसिला ये शुरू करते हैं कि हमारा सर ये जो सवालात तो नहीं होंगे जो हम करेंगे, लेकिन हम हमारी बातें होंगी जो हम करेंगे। वो बातें हमारी फिलबदी होंगी कि हमें बहुत सारे व्यूवर्स पाकिस्तान में भी देखते हैं, यूरोप में भी देखते हैं, ताकि हम देखने वालों को एक मोटिवेशन हो और ख़ास तौर पे हमारी कम्युनिटी को कि हमारे वो लोग जो पाकिस्तान में आकर नौजवान तबका आबाद हुआ और किस तरीके से अपने कल्चर को, अपनी सकाफ़त को, अपनी ज़ुबान को एक बैरून मुल्क माशरे में लेकर आगे चलते रहे और इस माशरे में भी अपना एक नाम बनाया और पाकिस्तान के अंदर भी डेफिनेटली उसको रिप्रेजेंट करने के सिलसिले में भी बड़ा किरदार अदा किया। अच्छा, कैसे साहब, मैं सबसे पहले बात का आगाज़ यहाँ से करूँगा कि आप जब बैरून मुल्क में आकर आबाद हुए, यूरोप में आप आए, तो आपको ये कैसे शौक पैदा हुआ कि आप अपनी ज़बान को, अपने कल्चर को, अपनी सियासत को आगे लेकर चलें और बैनुल अक़वामी दुनिया के अंदर जो एक मुख्तलिफ माशरा है, ज़बान के हवाले से भी और रहने-सहने के हवाले से भी, वहाँ पे आप अपना एक मुनफ़रिद नाम बताएँ। तो ये एक्सपीरियंस अपना आप हमारे साथ थोड़ा-सा शेयर करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उस्मान साहब। सबसे पहले तो मैं आपका और ख़ुसूसी तौर पे ग्लोबल टीवी हॉलैंड का शुक्रिया अदा करूँगा, बल्कि ख़राज तहसीन पेश करूँगा कि इतनी अच्छा काम आप कर रहे हैं। अपनी सकाफ़त को, अपने लोगों को, अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। इस पे मैं दिली तौर पे आपको ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। जहाँ तक ताल्लुक आपका आपके सवाल का है, तो इंट्रो में आपने बहुत कुछ कह दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया। देखें, हर पाकिस्तानी में और किसी भी कौमियत का आदमी हो, उसके जब वो कहीं अपने आबाई वतन से दूर जाता है, तो 2 चीज़ें उसमें बड़ी प्रोमिनेंट हो जाती हैं। एक वतन की याद और दूसरा उसकी ईमानियत, अगर वो उसका किसी रिलिजन से ताल्लुक है। हम बात करेंगे बीइंग ए पाकिस्तानी, जब पाकिस्तानी होने के नाते जब बंदा किसी बैरून मुल्क जाता है और ओवरसीज़ की बात करें पाकिस्तानीज़ की, तो एक जज़्बा पैदा होता है कि अपने वतन से बड़ा प्यार जाग उठता है। फिर आपका दीन के साथ बड़ा लगाव शुरू हो जाता है। फिर दुरुस्त। आपको अपना कल्चर बहुत याद आता है, क्योंकि आपने ज़िंदगी के बहुत अच्छे लम्हात और बहुत अच्छा टाइम अपने वतन में गुज़ारा होता है और एक ख़ास किस्म के कल्चर में, एक ख़ास किस्म के माशरा में आपकी ब्रॉट अप हुई होती है। जब आप नए माशरे में आते हैं, तो आपको नई चीज़ें लगती हैं, मिलती हैं, नज़र आती हैं, आपके ऑब्ज़र्वेशन में होती हैं, तो सम टाइम वो क्लैश होने के लिए जा रही होती है कि आपस में क्लैश हो जाए। ट्रू। क्योंकि आप जिस माशरा से उठ के आए हैं, वो तरक्की पज़ीर माशरा है और जिस माशरे में आप जा रहे हैं, वो तरक्की याफ़्ता माशरा है। तो बहुत सारी चीज़ें, चैलेंजेस भी होते हैं और जिसको आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको ओपनली उसको लेते हैं और उसको अब्ज़ॉर्ब करते हैं और उसको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। और चूँकि हम इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारी पाकिस्तानी कौम और हमारे पाकिस्तानी लोग जो हैं, इनके अंदर एक बहुत जज़्बा कूट-कूट के भरा हुआ है। बस सिर्फ़ कहा कहा जाता है कि वो एक चिंगारी है, उसको बस आपको भड़काने की ज़रूरत है, उसको आग बिल्कुल। दिखाने की ज़रूरत है। तो बाकी जब आपके सामने जो सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो फिर रास्ते खुलते चले जाते हैं। इसी तरीके से अपनी ज़ुबान, अपना कल्चर, किसी ने क्या खूब कहा था कि अगर आप माशरों में या कौमों में तरक्की करना चाहते हैं, तो दूसरी कौम का कल्चर, उसकी ज़बान ज़रूर सीखें। दुरुस्त, बिल्कुल सही। तो किसी वो कहा जाता है कि अगर दुनिया में जीना है तो फिर पहचान पैदा कर। तो पहचान पैदा पहचान कर। पैदा करनी पड़ती है, ये हमारा एक पहचान का अंदाज़ है और हमारी ये पहचान उसको हम मैं देखेंगे उसको हम कहते हैं कि हम पॉज़िटिव वे में लेते हैं, प्रोडक्टिव काम करते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, देखी हैं, की हैं और जिसको फिर लोग एडमायर करते हैं, ना सिर्फ़ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में और स्पेशली यूरोप में। यूरोप में, एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कैसे साहब। और ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि पहचान बनाने के सिलसिले में आपको अपनी चीज़ों के साथ, अपनी सकाफ़त के साथ एक शनाख्त बनाने के सिलसिले में दूसरे माशरे में रहते हुए, ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी चीज़ों के साथ जुड़े रहें, ताकि आपको एक पता रहे कि आपके अंदर एक कितनी संजीदगी और एक कितना एक वज़न है। अच्छा, इसमें कैसर साहब, ये बड़ी एक हैरानी की बात है कि आपने भी दुनिया
को बहुत देखा, मुझे भी अल्लाह ताला ने जहाँ-जहाँ भी दुनिया में जाने का मौका दिया, मैंने एक बड़ी चीज़ बड़ी ऑब्ज़र्व की है कि ख़ास तौर पे हमारे वो लोग जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, कि जो लोग तो अपनी सकाफ़त के साथ और अपनी ज़बान के साथ जुड़े रहे हैं, उन्होंने गैर मुल्क की दुनिया में भी अपना नाम बनाया। और हमारे जैसे कई लोग ऐसे भी हैं कि जो इन चीज़ों के साथ दूर हो गए, इनसे ज़रा परे हो गए अपनी किसी मजबूरियों की वजह से, तो वो कुछ पीछे रह गए अपनी शनाख्त बनाने में, अपना नाम बनाने में। तो आप नहीं समझते कि इस तरीके का इम्पैक्ट हमारी उस जनरेशन के ऊपर आता है जो यहाँ ग्रो अप हो रही है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने डॉक्टर उस्मान किया। ये यहाँ मतलब आप ये कह लें कि आप यहाँ की नौजवान नस्ल की दुखती रग पे आपने हाथ रख दिया। होता ये है कि जब भी कोई पाकिस्तानी बैरून मुल्क आता है, तो उसकी सिचुएशन पे, उसके सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि उसके माइंड में क्या है। क्या जी, वो अपनी बैक एंड जो बैक होम में फैमिली है, उसको सपोर्ट करने के लिए आ रहा है? उसके घरेलू मामलात क्या हैं? और वो किस तरीके से अगले माशरे को अडॉप्ट करता है, और क्या वो फॉर द गुड्स मतलब फॉरएवर के लिए यहाँ पे आ गया है और पिछली कश्तियाँ जला आया है, या बिल्कुल उसके साथ ताल्लुक भी है? तो इसमें होता ये है कि आपके खुद जो आप इनिशिएटिव लेते हैं, आप स्टेप लेते हैं। अब यहाँ पे खास तौर पे आप देखिए, जब शुरू से लोग पाकिस्तान से या एशिया से आना शुरू हुए, तो वो उनको एज़ ए लेबर लाया गया। दुरुस्त, बिल्कुल सही। जी, काम करते थे, उनको उसी लेवल तक रखा गया। अब ये तो डिपेंड आप पे करता था कि आपने उस लेबर से हट के अपने बच्चों को पढ़ाना भी है। आपके सामने आगे और रास्ते भी हैं। अगर आप कोल्लू का बैल रहे, तो ये इज़ अप टू यू। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। अब हमारे लोगों में देखें, कई लोग आगे निकले, उन्होंने बच्चों को पढ़ाया और अच्छी सीट्स पे बैठे हुए हैं। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल और सही, सीट्स पे बैठे हुए हैं उन्होंने, और पढ़ाया, और हर फील्ड में उन्होंने अपना मुकाम पैदा किया। बिल्कुल तो सही। यहाँ और कॉन्फिडेंस क्या होता है, जब वालिदैन अपने बच्चों के साथ उनका इन्स आउट अटैचमेंट अपने माशरे के साथ रखेंगे, तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने डॉक्टर। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही। तो ये चीज़ें बेसिकली हमारी एसोसिएट करती हैं हमारे उन बड़ों के साथ जो ऑलरेडी यहाँ पे इस सोसाइटी में एग्ज़िस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। अच्छा सर ये तो सारी वो चीज़ें हो गई शुरू की बात आपके अपने दिल की बात, मेरे अपने दिल की बात। अच्छा इसमें एक चीज़ और पूछना चाहूँगा जी इसी हवाले से कि अभी जैसे हमारा यौम दिफ़ा 6 सितंबर गुज़रा है, तो इस हवाले से यहाँ पे हमारी कम्युनिटी कितनी इन्वॉल्व रहती है इस तरीके के कामों में और इस तरीके की इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करने में, पाकिस्तान नेशनल डे ऑर्गेनाइज़ करने में और 6 सितंबर के हवाले से, तो किस तरीके की यौम दिफा के हवाले से यहाँ पे तकरीबात का इनकाद किया गया था। उस्मान भाई, याद रखिएगा, जो कौमें, जो लोग अपनी मादरे वतन को, मादरे वतन, वतन माँ होता है, धरती माँ होती है, कोई शक नहीं। तो भूल जाते हैं। जो माँ का नहीं है, वो फिर किसी का नहीं रहता। दुरुस्त। तो ये बैरून मुल्क में जो लोग आते हैं ना, ये मादरे वतन का हर प्रोग्राम बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं, क्योंकि माँ की बड़ी याद आती है। हम यहाँ पे लोग बैरून मुल्क में होते हैं, और मैं ये समझता हूँ यहाँ पे जो भी इस तरह के 6 सितंबर के हवाले से, 14 अगस्त के हवाले से, और जो भी हमारे कंट्रीज में जो भी प्रोग्राम होते हैं, वो कौमी लेवल पे हों या किसी किस्म के मजहबी लेवल पे हों, जिस तरह से भी अटैचमेंट हो हमारे वतन के साथ, उसको बड़े जोशो खरोश के साथ मनाते हैं। बिल्कुल और सही। महसूस करते हैं, और ना सिर्फ खुद मनाते हैं, बल्कि दूसरे दूसरे लोगों को उस प्रोग्राम में बुलाते हैं और दिखाते हैं कि हम कौन लोग हैं, हमारा ताल्लुक किन कौमों के साथ था, हमारा बैकग्राउंड क्या है। और वो सारा चीज एक प्रोजेक्शन, और उनका जो है उनको बताते हैं कि हम कौन लोग हैं बेसिकली। तो उससे दुरुस्त। लोग मुतासर होते हैं, और ये इस तरह के प्रोग्राम होते रहते हैं। और बड़े-बड़े ऐसे प्रोग्राम पाकिस्तान से, बल्कि ऐसे प्रोग्राम से हम करवाते हैं कि पाकिस्तान से फनकारों को बुलाया जाता है, बड़ी-बड़ी शख्सियात को बुलाया जाता है, और उसके लिए परमिशन लेके। और अगली बात आपको बता दूँ कि यहाँ बरतानिया की हुकूमत आपको इसके लिए मतलब प्रमोट करती है, हेल्प करती है कि आप अपने कल्चर को, अपने 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 इस तरह की सकाफत को प्रमोट करें। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त सर ये तो कैसे सब बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं और यौम दिफ़ा के हवाले से अगर हम बात करें, तो पाकिस्तानी फ़ौज को और पाकिस्तान के जितने भी सिपाही हैं, ये इनको ख़राज तहसीन पेश करना हमारा ना सिर्फ़ साल के बाद बनता है, बल्कि हर कदम के ऊपर अगर हम पाकिस्तानी अफ़वाज का शुक्रिया अदा करें, तो शायद मैं ये समझता हूँ कि ये कम है, जिस तरीके से जिन हालात में वो हमारे मुल्क की सरहदों की भी हिफ़ाज़त कर रही है और एक बच्चे-बच्चे की भी हिफ़ाज़त के ऊपर मामूर है हमारा सिपाही ये।
تو اس طریقے سے کر کے یہ بڑی شاندار تقریبات ہیں. میں آپ کو ایمسٹرڈیم کے حوالے سے بتاتا ہوں, بڑی خوبصورت تقریبات ایمبیسی لیول کے اوپر ہوتی ہیں. پرائیویٹ آرگنائزیشن جو ہمارے کمیونٹی کے فورم بنے ان کے اوپر بڑے اچھے طریقے سے لوگ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور بڑا لوگوں کے اندر, خاص طور پہ یوتھ کے اندر بڑا جذبہ ہے, جیسے آپ نے اپنے پچھلے سوال کے اندر بتایا. اچھا سر, اب ہم اس میں آتے ہیں جی آپ کی یورپ کی, یو کے کی لوکل سیاست کے اوپر, کہ آپ ہمیں نظر آتے ہیں ٹی وی پہ بھی, میں نے آپ کو خود دیکھا, دوستوں نے دیکھا, آپ رپورٹنگ بڑی زبردست کرتے ہیں اور پروٹیسٹ آرگنائز کرتے ہیں, جہاں پہ بھی امن پسندی کی بات ہو اس کو پروموٹ کرنے کے سلسلے میں اپنی کمیونٹی کو آپ اکٹھا جڑے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا میں آپ سے سر یہ پوچھنا چاہوں گا کیسر صاحب کہ ڈنڈی کی لوکل سیاست کے اندر بھی آپ کا بڑا ایک ایکٹیو رول ہے, تو اس حوالے سے آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ آپ سیاسی طور پہ کس طرح اس لوکل سیاست کے اندر اٹیچ ہیں, اور کس طریقے کی آپ کو وہاں سے اپریسیشن ملتی ہے, اور آپ اپنی سروسز کس انداز میں دیتے ہیں. جی عثمان, آپ کے جو پچھلا سوال تھا پاکستان پاک آرمی کے حوالے سے, اس میں ایک ایڈ کرتا چلوں تو پھر ہی میں آپ کا سوال لے لیتا. ضرور. مجھے وہ دن بھولتے نہیں ہیں کہ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے, تو جب ٹینک گزرتے تھے یا ٹرین پہ جب یہ ان کی بریگیڈز جاتی تھی نا, تو آرمی کے جو جوان ہوتے تھے ہم ان کو کھڑے ہو کے سلوٹ کیا کرتے تھے. جی 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 جی. تو یہ ہم اس لیے ان کو سلوٹ کیا کرتے تھے کہ ان لوگوں کی وجہ سے آج ہم پرسکون طریقے سے گھر میں سوتے ہیں. کوئی شک نہیں, بالکل صحیح, وہ زبردست. وقت بھی اور آج بھی ہمارے دل میں, ہماری جان میں پاکستان آرمی کا دل و جان سے ہم ان کی عزت کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. بالکل بالکل, انشاءاللہ انشاءاللہ. سوال کیا کہ سیاست کے حوالے سے عثمان بھائی, اس وقت برطانیہ میں ہمارے لوگوں کی اشد ضرورت ہے کہ وہ یہاں کی لوکل پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ کریں. درست, بالکل صحیح. اب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ اس کو سسٹمیٹیکلی چینج کریں یا اس طرح کروانا چاہتے ہیں, لیکن چونکہ آپ کا اس میں کوئی ریپرزینٹیٹو نہیں ہے. اب وہ ایک بندہ جو ہے ہمارے معاشرے کا, مثال کے طور پہ ایک بندہ پاکستانی ہے, وہ پاکستانی ہونے کے ناطے اچھا پوائنٹ آف ویو دے سکتا ہے, وہ کہ جو کبھی پاکستان گیا ہی نہیں. درست. اسی طریقے سے ہم جو لوگ ہیں, ہماری ریپرزنٹیشن ہماری یہاں پہ جنریشن اور جنریشن در جنریشن ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں ایم پیز اب تو لارڈ میں بھی ہمارے جو ہیں وہ پاکستانی ہیں اور ایشینز ہیں ایگزیکٹلی. میں. تو یہ اب لوگوں میں ٹرینڈ پیدا ہو رہا ہے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہماری جو لوگ ہیں وہ کیوں ریلکٹنٹ ہوتے ہیں اور وہ کیوں تھوڑا سا اس کو لیتے ہیں. لیکن ایسے ہے, ہماری سامنے مثالیں ہیں. ہمارے یہاں اسکاٹ لینڈ کے چوری سرور صاحب ہیں, جو کہ آج کل پاکستان میں گورنر پنجاب ہیں. ہاں بالکل بالکل صحیح. ہوئے تھے جی اور جی جی. ممبر آف پارلیمنٹیرین تھے. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں جنہوں نے یہاں پہ آ کے نہ صرف بزنس میں بلکہ سیاست میں بھی اپنا نام کمایا. بالکل تو بالکل. جہاں تک میرا تعلق ہے, تو میری بھی ایک ایسی سوچ ہے, میں بھی کوشش کرتا ہوں نہ کسی حوالے سے اس پلیٹ فارم پہ آ کے, مقصد کیا ہے, مقصد جو سیاست کو عبادت کے طور پر اگر لیا جائے تو پھر اس کا مزہ ہی اپنا ہے. مقصد یہ ہے کہ صرف اپنی کمیونٹی کی خدمت کی جائے. جی جی جی, بالکل بالکل صحیح. اب اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلا جائے. اور آپ نے بڑی زبردست کیسر حبیب صاحب بات کی کہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر جو بیرون ملک لوگ رہتے ہیں اس کا پوائنٹ آف ویو بہت اچھا ہو, لیکن اس کو پلیٹ فارم نہ مل رہا ہو اپنے پوائنٹ آف ویو کو ایڈریس کرنے کے لیے, اور وہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو ایڈریس کرنے کے لیے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. اس وجہ سے ہم نے اس لوکل سیاست کے اندر اور سماجی کاموں کے اندر ہم نے آنا ہے, اور ضرور آنا. اور میں بلکہ آپ کی بات کے اندر سے ایک مجھے بات یاد آئی, میں آپ کے ساتھ سننے والوں کے شیئر کروں گا, کہ میں اکثر دوستوں میں بیٹھ کے یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم لوگ جب بیرون ملک میں رہتے ہیں تو ہمیں اپنے پاکستان کی گلی کے کونسلر کا بھی پتا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں کونسلر ہماری گلی کا کونسلر ہے, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے گھر میں کون رہ رہا ہے, ساتھ والے گھر میں کون رہ رہا ہے, یا ہماری گلی کے اندر کون کون لوگ رہ رہے ہیں اور کیا چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں, جو آپ نے بات کی کہ ہمیں اس کے اندر ضرور آنا چاہیے تاکہ ہم اپنا بہتر پوائنٹ آف ویو لوگوں کو دے سکیں. نکال کر دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اگر سیاست میں ہم آئیں گے, اپنا کردار ادا کریں گے, تو بہت ساری تبدیلیاں لا سکتے ہیں اور پازیٹو ایگزیکٹلی. تبدیلیاں لا سکتے ہیں. بالکل بالکل درست فرمایا. اچھا کیسب, اگلی جو سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے لیے بھی بینگ اے پاکستانی, اور ہمارے لوگ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی بیٹھے ہیں ان کے لیے بڑی پراؤڈ کی بات ہے کہ آپ ڈنڈی
कि सिटी कौंसिल के वो वाहिद एशियन हैं कि जिन्होंने मजदूर तबके की हक की आवाज उठाई। तो वो क्या मामला थे और कब ये वाकया हुआ कि आपको मजदूर तबके की आवाज बन के एक दूसरे मुल्क के शहरी होने की हैसियत से आपने तमाम लोगों की एक आप आवाज बने मजदूरों के हक की, और ये आपको इतना मुतहर्रिक क्यों होना पड़ा? ये जरा थोड़े से हमें मामला हमारे से शेयर करिए जी। जी, उस्मान, जब मैं यहाँ डंडी में मूव हुआ, तो मैंने जब बाहर हम ऑफ कोर्स जब बाहर आप मार्केट में जाते हैं, आप देखते हैं और आपकी एनालिसिस होती है, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो एक ट्रांसपोर्ट ट्रेड में यहाँ पे एक मोनोपोली है कि जो 1-2 कंपनियाँ हैं, वो लोगों के ख़ास तौर पे टैक्सी ड्राइवर्स के राइट को वो अब्यूज़ कर रही थी, अपनी जी, जी। मनमानी कर रही थी। तो हमारे जो लोग हैं, वो बेचारे वो सर नीचे फेंक के वो काम करते रहे, जी सर करते रहे। और बात ये है कि वो कहते हैं कि जी वो बिल्ली के गले में घंटी कौन बाँधेगा? उसके ट्रू। लिए किसी को बारिश का पहला कतरा बनना पड़ना था। तो वो अल्लाह जल्ला मजदूहू की ख़ास फ़ज़्ल-ओ करम से ये मतलब है कि ये मुझे ये एक कह लें कि इनाम मिला। मैंने कोशिश की, मैं आगे निकला, मैंने लोगों को इकट्ठे किया, मोबिलाइज़ किया, मोटिवेट किया। तकरीबन इस वक़्त मैं डंडी सिटी काउंसिल में ओवर 100 टैक्सी ड्राइवर्स एंड ऑपरेटर्स को रिप्रेज़ेंट करता हूँ काउंसिल में। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त जी, में ज़बरदस्त। और उन पुराने जो जिन कंपनीज़ की मोनोपोली थी, मेरी वजह से उन्होंने बहुत सारे लॉज़ अपने चेंज किए। मिसाल के तौर पे एक बताता चलूँ, जैसे कि अगर आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, तो वो आपको हॉलिडे पे नहीं करते थे। वो कहते थे कि आप काम करें ना करें, यू हैव टू पे फॉर दीज़ वीक्स। राइट, जब जब ये चीज़ को मैंने उठाया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप किसी के साथ ज़्यादती नहीं कर सकते हैं। ट्रू। तो बहुत सारे उन्होंने ऐसे अपनी पॉलिसीज़ को वापस लिया, जो कि आम हर पब्लिक के लिए, हर काम करने वाले के लिए एक बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ थी। बहुत फ़ायदेमंद चीज़ थी, और आप बारिश का पहला कतरा अल्लाह ताला ने आपको बनाया कि आप सबके राइट्स की बात जो है वो इज्तिमाई तौर पे करें। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त हो गया सर ये। अच्छा, इसमें हमने आपको देखा जी, आप मीडिया के अंदर बड़े इन्वॉल्व हैं। यूरोप के मीडिया के अंदर, और मुख्तलिफ आपकी रिपोर्ट्स भी हम लोग देखते रहते हैं। तो इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, मैं जब आपके बारे में ढूँढ रहा था और देख रहा था, तो मुझे एक चीज़ बड़ी उसके अंदर मिली कि आपने स्कॉटलैंड के जनरल इलेक्शन 2019 को बड़े डीपली आपने कवर भी किया, और उसके अंदर आपने उनको बहुत करीब से भी देखा। तो वो ज़रा हमारे साथ अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करें लोकल एमपीज़ के साथ, और वो एक्सपीरियंस इलेक्शन का, वो कैंपेन किस तरीके से थी और क्या था? और वो हमारे साथ ज़रा शेयर करें जो आपने स्कॉटलैंड के जनरल इलेक्शन 2019 को कवर किया। 2019 के जो जनरल इलेक्शन हुए थे, उसमें ख़ास तौर पे 2 चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल थीं। एक जिसमें इंडिपेंडेंट स्कॉटलैंड का नारा चल रहा था, और दूसरा ब्रेक्ज़िट को बड़ी ख़ुसूसी तौर पे या लिया, बिल्कुल, बिल्कुल दुरुस्त। जी, ब्रेक्ज़िट आउट और ब्रेक्ज़िट इन। या इस हवाले से स्कॉटलैंड अपने आप को एक अलहदा अ, जो स्कॉटलैंड की सबसे बड़ी अ, जो पार्टी है, जो आप कह लें कि इस वक़्त जो बरसर-ए-इक़्तिदार है, स्कॉटिश नेशनल पार्टी, जी, जी। उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम जो है वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस को जिताएँ और अपनी जो है अपनी आवाज़ को ऊपर उठाएँ। तो दुरुस्त। इन इलेक्शन में यहाँ डंडी स्कॉटलैंड से 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन अपनी सीट पे खड़े हुए थे, और वो बड़ी अक्सरियत से जीते। और जहाँ तक यहाँ पे हमारी लोकल कम्युनिटी के साथ इन एमपीज़ का ताल्लुक है ना, तो आप यकीन जानिएगा कि ये वो मतलब मैं क्या बताऊँ कि ये आप अगर आपको कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो ये आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। क्योंकि मैं मिसाल देता चलूँ, यहाँ पे जब कश्मीर का इश्यू हुआ, जब कश्मीर में लॉकडाउन शुरू हुआ, तो यहाँ की लोकल कम्युनिटी ने इकट्ठे होके इनके पास गए और उनसे रिक्वेस्ट की, और इन्होंने इस मामले को ऑफ़िशियली तौर पे पार्लियामेंट में जो है इसको उठाया और पिटीशन ज़बरदस्त। लाए। फिर इस तरीके से रोहिंग्या, जब भी इनको कोई प्रोटेस्ट में बुलाया जाता है, जब भी किसी इंसानियत की बात की जाती है, राइट्स की बात की जाती है, तो ना सिर्फ ये आपको सपोर्ट करते हैं, बल्कि आपके साथ चलते भी हैं। एक्सीलेंट, तो ज़बरदस्त। यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन बहुत सपोर्ट करते हैं, और मज़ा आता है उनके साथ काम करने में भी। क्योंकि यहाँ पे शख्सियत की बात नहीं होती, यहाँ पे पॉलिसीज़ की बात होती है, और पॉलिसीज़ पे जिसकी पॉलिसी अच्छी है, आप उसको सपोर्ट करते हैं। और हमें भी ये चाहिए कि हम यहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करें। दुरुस्त। इतने अरसा पाकिस्तान को छोड़ के आए हैं, यहाँ पे रहते हैं, तो एक किस्म की ये हमारी होम कंट्री है। जी। इस चीज़ों को समझें, इसकी पॉलिटिक्स को समझें, इसके हमारे काउंसलर के नाम को पता करवाएँ,
कोई ज़बरदस्त। इनसे जब वो कहा जाता है कि एक मिसाल है उर्दू की अक्सर सुनी है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ दूध नहीं देती। तो जी, जी, जी। आपको रो के बात करने की ज़रूरत नहीं है, उस नौबत पे ना जाएँ। कोई मसाइल है तो इससे बात करें। हो एग्ज़ैक्टली। सकता है वो आपको पता भी ना हो और वो आपके राइट्स के लिए पता नहीं आपके लिए क्या कुछ कर जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सर। ये आपने कैसा भी ये वही वाली बात जिस तरीके से अभी पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमें यहाँ पे जहाँ पे रहते हैं, ख़्वाह दुनिया के किसी भी मुल्क में, कम से कम वहाँ के हवाले से हमें मालूमात ज़रूर होनी चाहिए और वहाँ पे अपना रोल ज़रूर ज़रूर प्ले करना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आप यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पे क्या लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक पे क्या चल रहा है। अच्छा, ये तो होगी सर बात स्कॉटिश इलेक्शन, यूरोप और आपकी सारी उन चीज़ों की। अच्छा, अब हमारी जो कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी के ऊपर आते हैं। अ, बहैसियत सहाफ़ी, बहैसियत समाजी कारकुन, आप किस तरीके के मसाइल को समझते हैं कि ये उजागर होने चाहिए और ये इसी बैरून मुल्क सोसाइटी में रहते हुए ये हमारे लिए ये चीज़ें जो हैं ये सॉर्ट आउट भी होनी चाहिए? किस तरीके के मसाइल को आप उजागर करके उनका हल निकालने की कोशिश करते हैं व्हाइल लिविंग इन यूरोपियन सोसाइटी? हमारे माशरे में जो हमारी ख़ास तौर पे ओवरसीज़ कम्युनिटीज़ को जो प्रॉब्लम दरपेश आ रही हैं, उसमें ख़ास तौर पे जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो कोई इमिग्रेशन के मसाइल्स होते हैं, क्योंकि वीज़ा का प्रोसेस है, फिर इनकी कुछ शर्त व शराइत होती हैं, उनकी फ़ीसेस बहुत ज़्यादा हैं, उस हवाले से एग्ज़ैक्टली। फिर उनमें सख्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे लोकल कम्युनिटी में ख़ास तौर पे जो बेनिफिट सिस्टम है जिसको हम वेलफेयर सिस्टम कहते हैं, उसमें भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती हैं। जैसा कि मैं आपको एक मिसाल छोटी-सी मिसाल देता चलूँ, कि पहले ऐसा नहीं था लेकिन साबका गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने पहले उन्होंने एक कदगन लगा दी कि जो 2 बच्चे होंगे आपके फलाँ डेट के बाद जो पैदा हुए हैं, उनको हम इतना मतलब उनको ग्रांट देंगे या पैसे देंगे या उनको बेनिफिट्स देंगे। जी। अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो वो इस शिक से वो बरी-ओ-ज़िम्मा हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं और ह्यूमन राइट्स के हवाले से मिसाल के तौर पे अगर आपकी बीवी पढ़ी-लिखी नहीं है, तो उसको टेस्ट पास करना पड़ेगा और ये चीज़ें हैं जो कि हमें लोकल तौर पे फेस करनी पड़ती हैं और अगर आपको पुलिस का कोई मैटर है, तो पुलिस में चूँकि हमारा एक माशरा है, हम जिस माशरे से उठ के आए हैं, तो पुलिस का नाम लें तो हम डर जाते हैं। हालाँकि जी, जी, ऐसी जी। बात नहीं है, पुलिस वाले लोग बड़े स्कॉटिश तो बड़े वेरी फ्रेंडली हैं। जी, वो जी, जी, जी। मामलात को भी देखते हैं, तो वो पुलिस के मामलात को भी वो कैसे उसको डील किया जाता है, उन चीज़ों को भी हम पहल में इसका हल करते हैं और जो ख़ास तौर पे मैट्रिमोनियल निकाह की सर्विसेज़ हैं, उस एग्ज़ैक्टली। जी, जी, जी। मसाजिद में निकाह कैसे किया जाए, यूके गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन क्या है कि निकाह उसको कैसे रजिस्टर करवाया जाए और जब सब सब अब आपने कोविड की वजह से देखें बहुत सारी परेशानियाँ हैं, हुँ, लोगों हुँ। के कारोबार खत्म हो चुके हैं, जी। उस हवाले से क्या ग्रांट्स ली जा सकती हैं, क्या ग्रांट्स मिलती हैं, उसको भी हम देखते हैं और हेल्प करते हैं। फिर एयरलाइन्स जो बंद हो गई हैं, आप देखें काफ़ी अरसा से स्कॉटलैंड से कोई फ्लाइट पाकिस्तान डायरेक्ट नहीं जाती है, पहले पीआईए जाती थी ग्लासगो से। जी, जी, तो जी। इस सारी चीज़ों को देख के ये छोटे-छोटे मसाइल्स हैं, हम उनको लोकली तौर पे हल करते हैं। यहाँ पे मसाजिद भी हैं, यहाँ पे लोग काम करने वाले भी हैं और फ़ी सबीलिल्लाह एक-दूसरे की हेल्प करते हैं। मैं बिल्कुल आपको ऐसे। मिसाल दे दूँ, ये हमारी घुट्टी में शामिल है। अब आप ये कह लें कि मुझे याद है जब पाकिस्तान में जब कोई बल्कि उस्मान आपको भी याद होगा कि पाकिस्तान में जब कोई मोटरसाइकिल छोटी मिसाल है लेकिन बड़ी आइडियल मिसाल है। मोटरसाइकिल पे जब कोई जा रहा होता था ना तो उसका स्टैंड वो ऊपर नहीं उठाता था मोटरसाइकिल का। जी, 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 बिल्कुल अक्सर। 4-5 बंदे कहते थे कि भाई स्टैंड ऊपर उठा लो, स्टैंड ऊपर उठा लो। वो पीछे उसके चलाते रहते थे अपनी मोटरसाइकिल भी कि स्टैंड उठा ले ऊपर पीछे। जी, जी, हाँ, जी। ये सबसे बड़ी मिसाल है ये। इसमें कोई शक नहीं, ज़बरदस्त, का बिल्कुल। कोई हासिल नहीं है, लेकिन वो कहते हैं इसको नुकसान ना हो जाए। हाँ, तो बिल्कुल, यही बिल्कुल। जज़्बा, यही हमारी घुट्टी में हम जहाँ भी जाएँगे, हम अगले बंदे का एहसास करेंगे, यही हमारा दीन बताता है, यही क्या हमारी बात! अखलाकियात है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, क्या बात है सर! ये बड़ी हम हमारी तो कोशिश जैसे मैंने बताया कि वही होती है कि हमारा मेहमान ऐसा हो कि जो हम जिससे हम सीखें। जी, उसको सुनने वाले और सारे कम से कम हमारे मेहमान की बातों से अगर 10 बातें नहीं, तो 1 या 2 बातें तो हमें ज़रूर सीखनी चाहिए। तो सर ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छा। अब थोड़ा-सा हम बढ़ते हैं सर अपने थोड़े कैसर साहब आखिरी सवालात की तरफ, क्योंकि जैसे आपको पता है कि टाइम हमारा शॉर्ट होता है, तो उसमें हमने अपने
कोशिश करनी होती है कि हम आपसे, क्योंकि बातें अगर करते रहेंगे तो अपनी ज़ुबान वाला जहाँ पे मिल जाए, फिर पता नहीं लगता कि ये अभी सुबह हो गई है, रात हो गई है, क्या टाइम हो गया है, फजर का टाइम हो गया है या फिर इशा भी गुज़र गई है। तो अच्छा, ये आपने जिस तरीके से बताया मसाजिद के हवाले से कि बड़ी एक्टिव है, और ख़ास तौर पे आपने बड़ी टेक्निकल बात यहाँ पे की, जो कि जिसकी तरफ हमारी यूरोप में रहने वाले तमाम मसाजिद का बड़ा ध्यान होता है कि जब यहाँ पे शादी की तकरीबात होती हैं तो वहाँ पे पहले निकाह इस्लामी तरीके से मस्जिद के अंदर कारी साहब, इमाम साहब, मौलाना साहब पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर हमारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है जो इनकी कौंसल में जाके होता है। अच्छा, दूसरी तरफ हमारी सर ये भी हमारी चीज़ें, हमारी मसाजिद और हमारी कम्युनिटी बड़ा ऑर्गेनाइज़ करती है कि खुदा न ख़ास्ता किसी का कोई प्यारा यहाँ पे अल्लाह को प्यारा हो गया, तो उस सिलसिले में कम्युनिटी और मसाजिद का क्या किरदार है यहाँ पे? बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि उनको वापस भेजा जाए, और कुछ की होती है कि हमारी तदफीन यहीं पे की जाए, वापस ना भेजा जाए। तो उस सिलसिले में आप लोग कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं फिर ये सब चीज़ें मिलके? उस्मान, यहाँ ख़ास तौर पे अगर मैं सिर्फ़ डंडी की बात करूँ तो डंडी में तकरीबन 5 मसाजिद हैं और यहाँ पे 2 कब्रिस्तान हैं। 2 कब्रिस्तान वो हैं जो कि सिर्फ़ मुसलमानों के लिए मुख़्तस किए गए हैं। मुख्तस किए गए हैं। जी, जी, जी। अब क्या होता है कि जो पहले निकाह की बात कर रहे हैं, निकाह में ये होता है कि आपकी जिस मस्जिद में आपकी जो मस्जिद है वो तो रजिस्टर्ड एज़ अ चैरिटी होती है और उसके जो लोग निकाह पढ़वाते हैं वो गवर्नमेंट के पैनल पे होते हैं, उनकी अप्रूवल होती है लोकल गवर्नमेंट से। उनके अलावा कोई दूसरा बंदा निकाह नहीं पढ़वा सकता। ओह! एक बात ये होगी, उसके बाद ठीक, ठीक। बाकी इमिग्रेशन प्रोसेस में और बाकी पेपर वर्क में और वो पूरा रिकॉर्ड जो है, वो उन मसाजिद में रिकॉर्ड किया जाता है, रखा जाता है। हुँ। हर जी, मस्जिद जी। में चूँकि एक चैरिटी है, उन्होंने अपने एक तंज़ीम जैसे कि लोकल उनकी ऑर्गनाइज़ेशन होती है और अपना एक तंज़ीमी मामलात होते हैं, उन्होंने एक फ्यूनरल कमेटी बनाई होती है। फ्यूनरल कमेटी जो है, जब किसी का प्यारा फ़ौत हो जाता है, देखिए हमने भी फ़ौत होना है, सभी ने फ़ौत होना है। जी, वो बेशक। उन्होंने उन्होंने क्या होता है कि उन्होंने अपने प्यारों के लिए यहाँ पे उसको लेयर कहते हैं, कब्रिस्तान में लेयर पहले से ही ले ली होती हैं। तो लेयर्स ले ली होती हैं, वो क्या करते हैं जब फ़ौत होता है तो वो उसको उसका फ्यूनरल कमेटी उसका कफ़न-दफ़न एवरीथिंग उसका सारा अरेंज करती है, बल्कि वो जिस पे उनको जो 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 फ्यूनरल सर्विसेज़ होती हैं उनको एंड तक कब्रिस्तान में ले जाया जाता है, नमाज़ जनाज़ा पढ़ाया जाता है, प्रॉपर तदफ़ीन की जाती है, दुआ की जाती है। आप मतलब ये कह लें कि जैसे आप पाकिस्तान में खुदा न ख़ास्ता कोई फ़ौत हो गया है, वैसे उसका नमाज़ जनाज़ा पढ़ाया जाता है और एक बात बड़ी काबिल ज़िक्र है उस्मान यहाँ पे जी, जी। कि यहाँ पे जब कोई शख्स चूँकि छोटा डंडी है, कम्युनिटी कम है, हुँ। जब कोई मुसलमान शख्स यहाँ पे फ़ौत होता है, तो एक ऐसा मैसेज स्प्रेड होता है, आप यकीन जानिएगा कि वो बंदा चाहे सारी ज़िंदगी मस्जिद में ना गया हो, लेकिन उसकी उसकी नमाज़ जनाज़ा पे बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही सर, ये तो हमारी कम्युनिटी की और हमारे लोगों की खूबसूरती है कि वो दुनिया में जहाँ पे भी जाएँ और वो अपने आप को एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड रखने की कोशिश करते हैं, और गमी में, खुशी में आपको वहाँ पे एक कोने से लेके दूसरे कोने तक का हर बंदा नज़र आ जाएगा, बेशक वो आपको जानता हो या ना जानता हो, ये बड़ी खूबसूरती है। और हम तो हमेशा ज़िक्र ये करते हैं कि बल्कि पाकिस्तान के हालात जैसे भी हों, लेकिन पाकिस्तान दुनिया के चंद एक उन ख़ास ममालिक के अंदर से है जो अपने इस तरह के हालात के बावजूद लोगों के साथ हमदर्दी और चैरिटी वर्क बहुत करते हैं। जी, जी, चंद जी। एक ममालिक के अंदर सर, अगर टॉप 5 में कहें तो मेरा ख़्याल है कि शायद पाकिस्तान का नंबर जो है, वो टॉप 5 के अंदर आता है दुनिया के इतने बड़े ममालिक में। तो ये ज़बरदस्त हो गया सर, बहुत इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है इन चीज़ों की, और आप लोगों का काम, आपकी कम्युनिटी का काम, कम्युनिटी को आप जैसे नौजवान ने कैसे जोड़ के रखा, और नौजवानों के अंदर एक दीन के हवाले से और अब एक पाकिस्तानी सकाफ़त के हवाले से जो आप एक उमंग, एक तरंग जगा रहे हैं, यकीनन काबिल-ज़िक्र है। अच्छा, जी। थोड़ा-सा आते हैं जी, एक और आखिरी सवाल, 1-2 और आपसे बातें-शातें करेंगे हम जी। लोकल सियासत में जो डंडी की, स्कॉटलैंड की जो लोकल सियासत है, उसमें आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानियों की तादाद कितनी है? लोकल सियासत पाकिस्तान की तादाद ऐसे मैं आपको मिसाल देता चलूँ कि डंडी जो शहर है, यहाँ पे अरसा दराज से चौधरी मोहम्मद आसिफ साहब यहाँ के काउंसलर रहे और उन्होंने अपनी खिदमात अंजाम दी और जो कि वो पाकिस्तानी हैं और बहुत काम किया उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए। ज़बरदस्त। बाकी जो है लोग ज़ाहिर बात है अब जैसे मैंने आपको कहा कि 5 मसाजिद हैं तो इसका मतलब है कि इसमें पाकिस्तानियों की तादाद ज़्यादा है और मुसलमानियत भी ज़्यादा है। बाकी लोग भी हैं सिख भी हैं, हिंदू भी हैं। अच्छी तादाद है, सियासत के हवाले से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
ینگ جنریشن خاص طور پہ آج کل جو ہے جو ینگ جذبہ ہے وہ لوگ آہستہ آہستہ سیاست میں آ رہے ہیں، کیونکہ اب ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ضرور پالیٹکس میں آئیں، چاہے پارٹی اے ہو، چاہے پارٹی بی ہو، چاہے پارٹی سی ہو، لیکن درست. آپ کا پرومیننٹ معاشرے میں اوپر اٹھ کے آنا بہت ضروری ہے، ایک میسج دینا بہت ضروری ہے، اس کے لیے آپ کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے، اور یہاں پہ سیاست پیسوں سے نہیں ہوتی ہے، یہاں سے سیاست جو ہے وہ تعلق داری پہ نہیں ہوتی ہے، وہ آپ کے کنڈکٹ، آپ کا ورک اور آپ کا کام سے ہوتی ہے، آپ کام ایکسلنٹ. کرتے ہیں، آپ، اور یاد رکھیے گا صرف پاکستانی آپ کو نہیں جتاتے ہیں، صرف آپ کی لوکل کمیونٹی آپ کو نہیں جتاتی ہے، آپ جب اچھے انسان ہوگے، جب غیر مسلم کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا ہوگا تو پھر آپ اوپر آتے چلے جائیں گے، آتے چلے جائیں گے، اور خود بخود آپ وہ جو کرسیاں ہیں وہ آپ کے قدم آ کے چومیں گی. اور ایک سوال آپ نے جو جرنلزم کے حوالے سے کیا تھا، ڈاکٹر عثمان صاحب، یہ میں بتاتا چلوں، جو جرنلزم ہے یہ ایک عبادت ہے، جیسے میں نے کہا تھا سیاست ایک عبادت ہے. جرنلزم کیوں کی جاتی ہے؟ میں یہاں پہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اپنی کمیونٹی کو پروموٹ کروں، اس کو پروجیکشن دوں، اس کے جو اچھے اسپیکٹس ہیں، جو اچھی باتیں ہیں وہ پوری دنیا میں دکھاؤں. زبردست زبردست سر. جرنلزم کی ایک ایتھکس ہوتی ہے، اور اسی لیے میں ایگزیکٹلی. کردار ادا کرتا ہوں. بالکل بالکل. اور میرا جو اگلا سوال تھا وہ اسی کے اوپر تھا کہ بحیثیت سماجی کارکن اور بحیثیت ایک صحافی، صحیفہ ہونے کی حیثیت سے آپ کا کیا کردار ہے یورپ کی یا بیرون ملک سوسائٹی میں رہتے ہوئے، کہ کس طریقے سے آپ اپنی چیزوں کو، اپنی ثقافت کو اجاگر کرتے ہیں؟ تو اس کے اوپر ایک دفعہ پھر روشنی ڈالتے جائیں سر، کہ بحیثیت پاکستانی صحافی اور ایک سماجی کارکن جس طریقے سے آپ نے اپنا ایک غیر ملکی معاشرے کے اندر ایک اپنا ایک منفرد نام بنایا، نہ صرف اپنی کمیونٹی میں بلکہ اس معاشرے کے اندر، جس معاشرے کے اندر آپ رہ رہے ہیں، اور اس کے اندر ہمیں اور ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے بحیثیت پاکستانی جب ہم دوسرے معاشرے کے اندر کام کرتے ہیں، کہ ہم اپنے ملک کا تاثر کیسے اچھا کریٹ کر سکیں، کہ کم از کم زبان سے اور ایک نظر سے تو ہمارے ملک کا ایک تاثر اچھا جائے نا، وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے سر؟ اس کا جواب، پوری باتوں کا جواب صرف ایک فکر میں بتاتا ہوں کہ میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. ہم جب لوگوں سے پیار کرنا شروع کر دیں گے نا، تو پھر خود بخود لوگوں کے دلوں میں جگہ بنتی چلی جائے گی. جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مسلمان ہے الحمدللہ، ہاں جی. لیکن جب انسانیت کا پرچار، انسانیت پہلے ہوگی، مسلمانیت دوسرے نمبر پہ ہوگی، پاکستانیت تیسرے نمبر پہ ہوگی، تو دنیا آپ کی تعریفیں کرے گی. ایگزیکٹلی. زبردست سر. اور یہی ہمارا دین، یہی ہمارا دین سکھاتا ہے، امن کی بات، پیار کی بات، اخلاقیات کی بات، میٹھی زبان کی بات. اور یہ وہ ساری رول ماڈلز ہیں کہ جو ہم نے بن کے لوگوں کو دکھانا ہے. جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ کوئی پیسہ، کوئی تعلق داری بیرون ملک کی سیاست میں یا سماجی کام میں کام نہیں آتی، آپ کا کام، آپ کی اچھی چیزیں، آپ کی اچھی باتیں یہ کام آتی ہیں. جی آج کیسر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ جی. میں اور ایڈ کرتا چلوں، بڑا ضروری ہے خاص طور پہ بیرون ملک میں. مجھے تقریباً 20 سال ہو گئے برطانیہ میں، پورا یورپ. بالکل ایسے. جی جی جی. لوگوں کا خاص طور پہ ٹیررزم کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے پاکستانیوں کے بارے میں ایک اچھا ویو نہیں ہے. اچھا مطلب وہ جب بھی ٹیررزم کی بات ہوتی ہے تو وہ اسلام کو اور پاکستان کو ساتھ ملا دیتے ہیں. جوڑتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ایسا کچھ نہیں ہے. جی جی جی. اب اس وقت ہمیں ضرورت کیا پڑتی ہے؟ ہمیں ضرورت یہ پڑتی ہے کہ ہمیں ایک اچھا امبیسڈر بننے کی ضرورت ہے. وہ اسلام کا، پیس کا امبیسڈر بننے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ ہمیں وہ ہیٹرڈ نہیں سکھاتا ہے، ہمیں تو وہ محبت کا پرچار دیتا ہے، اور محبت کا اور امن اور شانتی کا دین ہے. یہ بالکل. اس کا درس دیتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ سے کوئی غیر مسلم یا کوئی ادر ریلیجن کا آدمی آپ سے جب بات کرتا ہے تو آپ اس کو جواب نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا انٹرسٹ ہی نہیں تھا اس میں. ایگزیکٹلی. اور جب یہ بالکل. جواب آپ ویلڈ اور اتھینٹک اور دلائل کے ساتھ اسی وقت دے سکتے ہیں کہ جب آپ کا انٹرسٹ پیدا ہوگا. اور اس کے لیے ہماری نوجوان نسل، چاہے وہ پاکستانی ہے چاہے وہ یہاں کی ہے، اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے بارے میں اپنے اس پرسپشنز کو کلیئر رکھے، اور اپنے موٹیو کو اور اپنے جو سٹیٹمنٹ ہے ان کو کلیئر رکھے. آپ یقین جانیے گا، میری کئی گوروں سے بات ہوئی ہے، وہ جب 2 منٹ مجھ سے بات کرتے ہیں، 2 منٹ کے بعد وہ چیز کو سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی ایسا نہیں، ایسا ہے. کیونکہ 9% میڈیا تو ہے، وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا دکھا رہا ہے. جی بالکل ایسے. آتا ہے اس کو مان لیتے ہیں. ہم دیکھ کے مان لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی ہو رہا ہو. بالکل ٹھیک.
اور آج کل المیہ بھی یہی ہے کہ ہم فیس بک پہ بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی بات کے، ہم اس حدیث کو حدیث سمجھ لیتے ہیں، اس بات کو اتھینٹک سمجھ لیتے ہیں اور بغیر تصدیق کے شیئر کر دیتے ہیں۔ بالکل یہی ہو رہا ہے، اور یہ ہم اور آپ کی بات کو ہی میں سیکنڈ کروں گا کہ ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مطلب ہم نالج لے رہے ہیں ان چیزوں سے، ہم سیکھ رہے ہیں، ہمیں سیکھنے کی واٹس ایپ کے اوپر اور فیس بک کے اوپر بڑی چیزیں مل جاتی ہیں، تو لہٰذا ہمیں اور کسی سیکھنے والے استاد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، حدیث یہ ہے۔ پاک ہے ڈاکٹر عثمان صاحب، اس کا مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ ایک وقت آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، ایک وقت ایسا آئے صلی گا اللہ علیہ وسلم۔ کہ جب آپ صبح اٹھیں گے تو آپ دین سے فارغ ہو چکے ہوں گے، اور جب شام کو سوئیں گے تو دین سے فارغ ہو چکے ہوں گے۔ کیا وجہ تھی؟ وہ یہی وجہ تھی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کیا کچھ کہہ جائیں گے، آپ کیا کچھ شیئر کر دیں گے، آپ کو درست، اندازہ نہیں ہوگا آپ کے کہنے سے کون کس پہ عمل کرے گا اور کہاں چلا جائے گا۔ تو اس میں بالکل بہت محتاط، بہت کیئرفل ہو کے ہم نے شیئر بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن ہمیں عادت ہوتی ہے بس بغیر تحقیق کے آیا اور فارورڈ کر دیا۔ فارورڈ کر دیا، بالکل کیئرفل ہونا پڑے گا۔ بالکل بالکل۔ اور جس طریقے کے آج کل کے کیسے سب حالات چل رہے ہیں، دنیا جس طرف جا رہی ہے، تو یہ تو میں تو یہ کہوں گا کہ دور فتین کا جو فتنے کے دور کا علم جو ہے وہ بھی ہمیں ہماری ہر نوجوان نسل کو ایک ہونا چاہیے کہ تاکہ اس کو پتہ لگ سکے کہ فتنے کے دور کی کون سی چیزیں ہیں اور ہم لوگوں نے اس سے بچنا کیسے ہے۔ بالکل ڈاکٹر عثمان دیکھیں، علم کے لیے تو عمر کی کوئی قید نہیں ہے، درست، اور جو اسلامک جو فنڈامنٹل جسے بیسک نالج ہوتا ہے وہ ہر مسلمان مرد عورت پہ لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے ڈگریاں بھی لے لیتے ہیں، MBBS بھی کر لیتے ہیں، انجینئر بھی بن لیتے ہیں، جب دین کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو مولویوں کا کام ہے، جی یہ تو مساجد کا کام ہے۔ بالکل ایسے ہی، اس وقت ہمیں افسوس ہوتا ہے، بالکل ہمیں ایسے ہماری چیزیں ہیں، ہم نے ڈگری لی اور آپ نے اور میں نے پڑھی ہے اسکول میں، ہی، کوئی اگر شک نہیں، ریلائز بالکل کریں تو ہمیں یاد نہیں ہے کیونکہ ہم اس کی ہاں، پریکٹس نہیں کرتے۔ بالکل ہم کی بالکل پریکٹس کریں گے تو کوئی آ کے جنازہ پڑھا دے گا، جب کوئی بچہ پیدا ہوگا تو آ کے اذان دے دے گا، کیوں؟ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اذان تک نہیں سیکھی۔ بالکل درست، بالکل کہہ رہے ہیں۔ اور ان چیزوں کا احساس جیسے آپ نے اپنے شروع کے میرے سوال کے جواب میں دیا کہ ان چیزوں کا احساس آپ کو جب ہوتا ہے جب اب آپ اپنے مادر وطن سے دور ہوں، اپنی چیزوں سے دور ہوں، اس طریقے کے لوگوں سے، اس طریقے کے دوستوں سے دور ہو، تو آپ کے اندر سیکھنے کا جذبہ بہت زیادہ بڑھتا ہے، اور پچھلی جو چیزیں آپ نے اپنے سے ریلیٹڈ نہیں سیکھی تو وہ پھر آپ کو اس پہ تھوڑی پشیمانی بھی ہوتی ہے کہ کاش اس وقت ہم یہ سیکھ لیتے، ہمارے پاس موقع بھی تھا، ہمارے ہاتھ میں بھی تھے، ہماری بغل کے نیچے بھی وہ چیزیں تھیں۔ یہ بالکل ایک یہ نیچرل فیکٹ ہے، بالکل کیسر صاحب آپ نے بڑا صحبت کا اثر بھی بہت ضروری ہے۔ عثمان یونس، یہاں پہ لوگ آتے ہیں، آپ کو طرح جیسے میں نے کہا کہ جب ہم بازار نکلتے ہیں نا تو ہر طرح کی دکان مارکیٹ میں ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ہے۔ وہ آپ کو چاہے تو کسینو لے جائے اور چاہے تو آپ کو مسجد میں لے جائے۔ کیا بات ہے، زبردست زبردست سر، آپ نے اپنی اختتامی باتوں کے اندر یہ زبردست بات کر کے جو ہے یہ ہماری آج کی کمیونیکیشن کا ایک سم اپ کر دیا ہے کہ اس طریقے سے کر کے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب آپ جیسے آپ جیسے کئی اور دوست جو پاکستان سے باہر جا کر اپنی خدمات دین کے لیے اور اپنے ملک کے مادر وطن کے لیے دے رہے ہیں، اس طریقے کے دوستوں کو، اس طریقے کے لوگوں کو ضرور ہر طرح کے پلیٹ فارم یوٹیلائز کر کے سامنے آنا چاہیے تاکہ وہ اپنے دل کی بات ان لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں جو بیان رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، تاکہ ان کو ایڈریس کر سکیں، ان کو پتہ لگ سکے کہ ہاں یہ تو وہی بات تھی جو میں کہنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ کیسر صاحب نے کہہ دی تو میرے دل کی تسلی ہوگی کہ یہ میری ہی بات تھی۔ بہت بہت شکریہ کیسر حبیب صاحب، ہمارے پروگرام کا ٹائم 30 منٹ ہوتا ہے لیکن ہمارا یہ آج کا پروگرام تقریباً 45 منٹ کا چلا گیا ہے، تو آپ کا ہمارے اس پروگرام میں اسکاٹ لینڈ ڈنڈی سے ایمسٹرڈیم تک کا جو یہ ہمارا یہ کمیونیکیشن کا جو یہ سفر ہے، اور یہ سائنٹیفک میڈیا نے یہ کتنا شارٹ کر دیا کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور مجھے یاد ہے آج بھی کیونکہ میں تو آپ کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، جب میں پاکستان میں آپ کے لیکچر اٹینڈ کیا کرتا تھا، اور بہت سارے دوست بھی، بہت ساری چیزیں میں نے وہاں سے بھی سیکھی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی سیکھی ہیں، اور انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے 1 to 1 ملاقات ہوئی تو ہم وہ اپنی پرانی یادوں کو پھر تازہ کریں گے، پرانے دوستوں کے نام لیں گے، پرانی چیزوں کے نام لیں گے، تو اسی طریقے سے یہ سلسلہ جاری رکھیں، جو کام آپ کر رہے ہیں اسی طریقے سے موٹیویٹ کرتے رہیں۔ گلوبل اردو ٹی وی ہالینڈ کا پلیٹ فارم نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ جیسے ہر وہ ٹیلنٹڈ نوجوان کے لیے حاضر ہے جو کچھ کر رہا ہے اور کچھ بتانا چاہتا ہے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ ہم آپ سے صرف چھوٹی سی ریکویسٹ اور کریں گے کہ آپ ہمارے پاکستانیوں کو
جو یہاں پہ بھی بیٹھے ہیں, جو پاکستان میں بھی بیٹھے ہیں, ان کو آپ گلوبل اردو ٹی وی ہالینڈ کی طرف سے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ آپ اپنی چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں اور اس میں کامیابی اسی طریقے سے ہے, آپ خود اگزامپل بنتے ہوئے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں پاکستانیوں کو, اپنی قوم کے لوگوں کو, نوجوانوں کو خاص طور پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی جو ثقافت ہے, اپنا کلچر ہے, کبھی نہ اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں اردو بولیں. زبردست, بالکل اپنے صحیح. بچوں کی عزت اپنے گھر سے کریں, بچوں کو تو کر کے نہ بلائیں, بچوں کو آپ کر کے بلائیں. اس بات پہ خوش نہ ہو کہ آپ کا بچہ انگلش بہت اچھی بولتا ہے, اس بات پہ خوش ہو کہ آپ کا بچہ قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے. اس زبردست. بات پہ خوش ہو کہ وہ آپ کے بچے کو اردو کی سمجھ ہے. اس بات پہ خوش ہو کہ آپ کا بچہ پڑھا لکھا کتنا نہیں ہے, آپ کا بچہ تابع دار اور تہذیب یافتہ کتنا ہے. پڑھانا نہیں ہے, تہذیب یافتہ بنانا ہے, اور ایکسیلنٹ, زبردست. آپ کے گھر سے آتی ہے. جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ آپ مجھے پڑھی لکھی مائیں دے دیں, میں آپ کو ایک کامیاب قوم دے دوں گا. تو کام گھر سے شروع کریں, اپنے بچوں کی عزت کریں, اپنا کلچر بتائیں, اپنے ساتھ پاکستان لے جائیں, لے کر آئیں. ماما, چاچا, دادا, تایا, نانی, یہ رشتے, ان کی پہچان کروائیں. ایگزیکٹلی. ڈرتے نہ رہیں کہ جاؤ گے, پکڑے جاؤ گے, مر جاؤ گے, یہاں پہ بھی آ جائے گی. اپنے ایگزیکٹلی. اٹیچ رہیں, اپنی فیملی کو پروموٹ کریں, اپنے خونی رشتوں کو بتائیں, اپنی اہمیت کو بتائیں. باپ کا رشتہ کیا ہے, ماں کا رشتہ کیا ہے, بیٹے کے کیا حقوق ہیں, اس کو گھر سے پروموٹ کریں, اسکول میں نہیں, گھر سے. نہیں, پھر بالکل بالکل محبت دیں, ایک بالکل. گھر سے شروع کریں گے, اور اپنے وطن سے پیار کریں. جہاں بھی رہیں, اپنے وطن سے, اپنے لوگوں سے. وہ کہتے ہیں غیر تو پانی بھی نہیں پلا کے مارے گا, اپنا مارے گا پانی تو پلائے گا نا. پانی تو پلائے گا, بالکل بالکل. زبردست کیسر حبیب صاحب, اور آپ نے اپنی گفتگو کا اختتام بڑے خوبصورت الفاظ میں ایک میسج میں کیا ہے, جو نہ صرف یہاں پہ رہنے والے ہمارے لوگوں کے لیے میسج ہے, بلکہ آل اوور دا ورلڈ جو لوگ ہمارے پاکستانی آپ کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان کے لیے ایک بڑا زبردست میسج ہے. اور ہماری ایک اور ذمہ داری یہاں پہ یہ ہوتی ہے, مطلب ایک ایڈیشنل ذمہ داری ہے بیرون ملک پاکستانیوں کی, مسلمانوں کی, خاص طور پہ کہ ہمارا گھر, جو کہ ہمارا گھر بھی ہے, لیکن ہمارا گھر دو طرح کا انسٹیٹیوٹ اور بھی ہے. ایک ہمارا ریلیجیس انسٹیٹیوٹ اور ایک ہمارا سوشل انسٹیٹیوٹ. تو ہم نے یہ چیزیں اپنے گھر کے انسٹیٹیوٹ میں بھی سکھانی ہیں. بہت زبردست کیسر حبیب صاحب, آپ کی باتیں اور آپ کا ویژن اور آپ کا کام جو آپ کر رہے ہیں, اس کو کنٹینیو رکھیں. اور جس طریقے سے میں نے یہ کہا کہ گلوبل اردو ٹی وی کا پلیٹ فارم آپ کے لیے ہمیشہ سے حاضر ہے, اس طریقے کا ایکسیپشنل کام آپ کر رہے ہیں, لوگوں کو موٹیویٹ کرتے رہیں, دکھاتے رہیں اپنے دین کی, اپنی ثقافت کی ایک ٹرو پکچر. آپ ایک امبیسڈر ہیں, بلکہ ہر وہ بندہ, میں سمجھتا ہوں کہ وہ امبیسڈر ہے کہ جو اپنی چیزوں کے بارے میں لوگوں کو ایک اچھی رہنمائی اور ایک مدد فراہم کرتا ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ جی. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اگر ہمارا آپ کے پاس چکر لگا تو آپ سے ہم پہلے ملاقات کر لیں گے, اگر آپ کا ایمسٹرڈیم میں چکر لگا تو آپ موسٹ ویلکم جی, آپ کو دعوت بھی ہے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ کیسر صاحب. انشاءاللہ اگلے ٹائم تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام, اللہ سلامت رکھے. شکریہ, بہت شکریہ. جی دوستو, ناظرین, یہ تھے آج کے ہمارے ایک ایسے مہمان جو کہ ایک چھپے ہوئے تھے, لیکن گلوبل اردو ٹی وی ہالینڈ نے ان کو ڈھونڈا. اور ایسے بہت سارے ایسے دوست, ایسے لوگ, ایسے نوجوان ابھی موجود ہیں جو ہم آپ کے سامنے ٹائم ٹو ٹائم لے کر آتے رہیں گے. اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہم لوگوں کے ساتھ شیئر ہوتی رہتی ہیں کہ بیرون ملک میں ہمارے اپنے لوگ کیا کر رہے ہیں, کس طریقے کا کام کر رہے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے جی ہمیں اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور ہمارے چینل کو لائک کریں. فیس بک کے اوپر بھی, یوٹیوب کے اوپر بھی. ہو سکتا ہے کہ ہمارے باتوں سے ہماری مہمان جتنے بھی ہمارے چینل کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے آتے ہیں, کوئی اچھی بات ہماری زندگی میں ایڈ ہو سکے. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام